नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज एग्जाम अड्डा चैनल में। और आज की क्लास में हम जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कला संघ भारत के निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक अनुक्रम है? तो भैया कौन सा नृत्य है वो? तो नृत्य हमारा कौन सा है? कथकली। ठीक है, कथकली भैया किस राज्य का नृत्य है? तो ये केरल का नृत्य है। और कथकली का अर्थ है नृत्य नाटक। इसका अर्थ क्या भैया? नृत्य नाटक इसका अर्थ है। ठीक है, कथकली में 5 प्रकार की वेशभूषा का धारण किया जाता है। कितने प्रकार की वेशभूषा का धारण किया जाता है? तो 5 प्रकार की वेशभूषा का धारण किया जाता है। कथकली को ईश्वर व दैत्य की लड़ाई का प्रतीक माना जाता है। कथकली के रंगमंच को रंगवेदी कहा जाता है। कथकली के रंगमंच को क्या कहा जाता है भाई? तो रंगवेदी कहा जाता है। और ये ईश्वर व दैत्य की लड़ाई का प्रतीक है। ठीक है, कथकली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी भैया? तो कौन से वर्ष से हुई थी? तो 2020 से। ठीक है, पहली बार ये कहाँ पर हुआ था? फर्स्ट टाइम ये कहाँ हुआ था भाई? जम्मू एंड कहाँ पर हुआ था भाई? कश्मीर के अंदर हुआ था फर्स्ट टाइम ये। ठीक है, गुलमर्ग में कब से कब तक चला भाई? गुलमर्ग में जो चला ये जो चला गुलमर्ग में लगभग 7 से 11 मार्च के बीच में गुलमर्ग के अंदर ये खेल का आयोजन हुआ। और भैया लेह के अंदर 25 फरवरी। ठीक है, कब? लेह के अंदर 25 फरवरी से इस खेल का आयोजन हुआ। खेलो इंडियन यूथ गेम्स 2023 कहाँ पर हुआ भाई? तो मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 मध्य प्रदेश में हुआ। खेलो इंडियन शीतकालीन गेम्स 2023 जम्मू कश्मीर हुए, जिसमें प्रथम स्थान किसका रहा भाई? तो पहला स्थान जम्मू एंड कश्मीर का रहा। और इन्होंने टोटल जो पदक जीते, कितने जीते भाई? 76 इन्होंने पदक जीते। जिसमें से गोल्ड कितने थे? तो गोल्ड भैया, तो गोल्ड की बात करें तो गोल्ड इसमें 26 तो इसमें गोल्ड थे। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर जो इसमें थे तो 29 सिल्वर थे। और ब्राउन्स की बात करें तो ब्राउन्स इसमें 29 ब्राउन्स थे। ठीक है, तो खेलो इंडियन शीतकालीन गेम से इतने पॉइंटों को हमें याद रखना है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 2020 में पहली बार शुरुआत हुई। और इसका फर्स्ट टाइम आयोजन कहाँ पर हुआ भाई? तो जम्मू एंड कश्मीर में पहली दफ़ा इसका आयोजन किया गया। पहले स्थान पर कौन रहा? जम्मू कश्मीर रहा। और सेकंड स्थान पर कौन रहते हैं भैया? तो महाराष्ट्र जो है सेकंड स्थान पर रहता है, महाराष्ट्र। तो इतने फैक्टों को हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुदायों को किसके रूप में जाना जाता था? तो भैया किसके रूप में जानते थे हम? तो कुदिराई चेटिस के रूप में हम जानते थे। किसके? कुदिराई चेटिस के रूप में हम जानते थे। ठीक है, नरपति भैया किसको कहा जाता था? तो नरपति अश्वस्वामी को कहा जाता था। किसको कहा जाता था भैया? अश्वस्वामी को नरपति कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के केंद्र बिंदु को क्या कहा जाता था? तो राय या राजा कहते थे। प्रशासन के केंद्र बिंदु को क्या कहा जाता था? तो राय या राजा कहा जाता था। और लेखाकार को क्या क्या कहा जाता था? तो कड़िंकम लेखाकार को कहा जाता था। सेना प्रमुख को अमर नायक और पॉलीगर को सेनापति कहा जाता था। तलर को क्या कहा जाता था? ग्राम चौकीदार। और परुपत्तेगार को क्या कहा जाता था? स्थानीय प्रतिनिधि। इन नामों से उस साम्राज्य में या विजयनगर साम्राज्य में जाने जाते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मूल अधिकारों की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ के संविधान में मैग्ना कार्टा में अस्तित्व में आई? भैया कहाँ के संविधान से? तो इंग्लैंड के संविधान से। कहाँ से भाई? इंग्लैंड के संविधान से। मौलिक अधिकारों को आज़ादी का महान चार्टर कहा जाता है। किसको आज़ादी का महान चार्टर कहा जाता है? तो मौलिक अधिकारों को भाई, मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है? तो आज़ादी का महान चार्टर कहा जाता है। इसमें कितने समझौते हुए? तो 49 समझौते हुए। और 49 समझौतों में से ही मैग्ना कार्टा एक घोषणा पत्र कहा गया, जो राजा के द्वारा 1215 में, कब भैया? राजा के द्वारा 1215 में इस पत्र को जारी किया गया। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मौलिक कर्तव्यों को कहा जाता है। और भैया मौलिक अधिकार को कहा जाता है। और मौलिक अधिकार भैया किस पार्ट में है या किस भाग में है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया है। ठीक है, आर्टिकल बात करें तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। और हमने कहाँ से लिए हैं भैया? तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया है। ठीक है, कहाँ से लिया भैया? अमेरिका से इनको हमने स्वीकार किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा जिला फरवरी 2022 में हर घर जल जिला बन गया है? तो कौन सा है भैया? चंबा। और चंबा भैया कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। पहला जिला कौन सा है? तो बुरहानपुर। और बुरहानपुर कहाँ है भैया? मध्य प्रदेश। ठीक है, पहला जिला कौन सा बना? बुरहानपुर। और बुरहानपुर कहाँ है भैया? मध्य प्रदेश में। हर घर जल का लक्ष्य रखा गया था 2019 से कब तक?
2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया। जल मिशन को चलाने के लिए भैया कौन कौन चलाता है जल मिशन को? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल मिशन चलाया जाता है। इतने फैक्टों को हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राज्य में माघ साजी के नाम से मकर संक्रांति किस राज्य में मनाई जाती है? तो कहाँ पर मनाई जाती है भैया ये मकर संक्रांति? तो आपको बताना चाहूँगा कि जो मकर संक्रांति मनाई जाती है हमारी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर भैया? हिमाचल प्रदेश में इसको माघ साजी के नाम से जानते हैं। कब मनाई जाती है भैया? तो 14 जनवरी को हम मनाते हैं। कब मनाते हैं भैया? 14 जनवरी को मनाते हैं। पंजाब में इसको क्या कहा जाता है? तो पंजाब में इसको लोहड़ी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भैया? लोहड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है। उत्तराखंड में भैया किस नाम से जानते हैं? तो घुंघती। ठीक है। उत्तराखंड में किस किस नाम से जानते हैं भैया? घुंघती के नाम से हम किसको जानते हैं? मकर संक्रांति को जानते हैं। केरल में इसको मकर विल्लक्कू कहा जाता है और तमिलनाडु में इसको पोगल कहा जाता है। तमिलनाडु में क्या कहते हैं भैया? तो पोगल कहते हैं। और कर्नाटक में एलू विरोधु के नाम से जानते हैं। यूपी के अंदर इसको खिचड़ी पर्व के रूप में, किसके? खिचड़ी पर्व के रूप में मकर संक्रांति को मनाते हैं। और वेस्ट बंगाल के अंदर भैया, वेस्ट बंगाल के इसको क्या कहते हैं? पौष संक्रांति। क्या कहते हैं भैया? पौष संक्रांति के नाम से जानते हैं किसको? मकर संक्रांति को। ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है भाई, तमिलनाडु भारत के किस राज्य के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है? तो भैया कहाँ का है भैया? तो अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का भैया? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में और भैया कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो बात करें तो बुरी बुट कहाँ मनाया जाता है भैया? ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। सियांग नदी, चालो चालो लोकू, सोलंगू, ये सब जो महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाए जाते हैं। और कर्नाटक के अंदर भैया करगा गौरी पर्व, कौन से? करगा और गौरी। ठीक है। करगा और गौरी पर्व कहाँ मनाए जाते हैं? ये कर्नाटक के अंदर मनाए जाते हैं। लामी और सीपी, लावी लावी और भैया कौन सा भैया? सीपी, ये कहाँ मनाए जाते हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर मनाए जाते हैं। देवी लोक महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? देवी लोक महोत्सव भैया मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है। देवी लोक महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। और भगोरिया उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? तो भगोरिया उत्सव भी मध्य प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है भैया? अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, संगीत राज नामक पुस्तक के मेवाड़ के किस महाराणा के द्वारा रचना की गई है? तो किस महाराणा के द्वारा इसकी रचना की गई? तो महाराणा कुंभा के द्वारा इसकी रचना की जाती है। किस वंश से इनका संबंध है? तो सिसोदिया। किस वंश से भैया? किस वंश से? सिसोदिया वंश से इनका भैया संबंध है। महाराणा प्रताप का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल भैया 1572 से लेकर 1597 तक महाराणा प्रताप का कार्यकाल रहा। महाराणा कुंभा को महाराणा कुंभकर्ण भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? महाराणा कुंभकर्ण। तो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। इनके द्वारा कुछ निर्माण कराए गए, जैसे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? तो महाराणा कुंभा के द्वारा कराया गया। कुंभलगढ़ का किला किसने बनाया? तो महाराणा कुंभा ने बनाया। और विजय स्तंभ भी किसके द्वारा बनाया गया भाई? विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया? तो महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया, जो सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। कीर्ति स्तंभ भी भैया किसने बनाया? तो कीर्ति स्तंभ भी किसके द्वारा बनाया गया? तो महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया। इनकी उपाधि थी दान गुरु और छाप गुरु। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि दान गुरु किनको कहा जाता है, या दान गुरु किसकी उपाधि है? तो भैया महाराणा कुंभा की उपाधि है। और छाप गुरु भी महाराणा कुंभा की उपाधि है। इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट को हमें याद रखने हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि इनके द्वारा निर्माण क्या क्या कराए गए? तो चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण कराया इन्होंने, कुंभलगढ़ का किला बनवाया, विजय स्तंभ इनके द्वारा बनाया गया, और कीर्ति स्तंभ भी महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल कौन सा है भैया? तो आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 137। ठीक है। आर्टिकल 137 इनकी समीक्षा करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 138 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 138 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की बात किसमें की गई है? आर्टिकल 138 में कही गई है। आर्टिकल 139 में 139 में क्या कहा गया है? कुछ विषयों पर रिट जारी करने की शक्ति किसमें बताई गई है? तो आर्टिकल 139 में बताई गई है। आर्टिकल 13A में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 13A में कुछ मामलों में स्थानांतरण के बारे में बताया गया है। ठीक है। इतने फैक्ट हमें इस क्वेश्चन से
याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई के अंदर है। और इसकी भैया स्थापना कब की गई? तो 1994 में HDFC बैंक की स्थापना की गई। एक्सिस बैंक की स्थापना कब होती है? तो एक्सिस बैंक की स्थापना भैया कब होती है? 1993। और हेडक्वार्टर कहाँ होता है भैया? मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर होता है। ICICI बैंक की स्थापना कब होती है? तो 1994 में भैया क्या होती है? ICICI बैंक की स्थापना की जाती है और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई के अंदर है। IDBI बैंक की स्थापना कब होती है? तो 1964 में IDBI बैंक की स्थापना होती है और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? मुंबई के अंदर है। और यस बैंक, ठीक है, कौन सा बैंक भैया? यस बैंक भैया, इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 2004 में इसकी स्थापना की जाती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? तो इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई के अंदर है। तो इतने फैक्टों को हमें बैंक से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर शिखर कौन सा है? तो अन्नाईमुड़ी है। कौन सा है भैया? अन्नाईमुड़ी। और जिसकी हाइट कितनी है भैया? तो इसकी हाइट लगभग 2695 मीटर। कितनी है भैया? 2695 मीटर है। और किस राज्य में है भाई ये? तो केरल राज्य के अंदर ये है। ठीक है, किस राज्य में है भैया? केरल राज्य के अंदर है। चेम्बरा पर्वत कहाँ भैया? चेम्बरा पर्वत भी केरल में है, जो कि पश्चिमी घाट में पड़ता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है भाई? सह्याद्री भी कहा जाता है। किसको? पश्चिमी घाट को। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नाईमुड़ी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी भैया, महेंद्रगिरी पर्वत की बात करें तो ये उड़ीसा राज्य के गणपति जिले के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। जब पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछी पूछी जाएगी तो कौन सी है? तो महेंद्रगिरी है। कौन सी है भाई? महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। और इसकी हाइट कितनी है लगभग भैया? 1501 मीटर। कितनी हाइट है इसकी? 1501 मीटर इसकी हाइट है। डोडा बेटा की बात करें, डोडा बेटा की हाइट लगभग 2639, कितनी भैया? 2639 या 2637 मीटर कहीं कहीं देखने को मिलता है। और भैया कहाँ पर ये? तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा है। और कहाँ पर भैया? तमिलनाडु राज्य के अंदर है। और इसकी हाइट कितनी है? तो 2639 मीटर इसकी हाइट है। तो भाई पर्वतों से इतने फैक्टों को हमें याद रखना है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं? क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी है। किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। इसकी हाइट कितनी है? 1501 है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। और इसकी हाइट कितनी है? तो 2695 मीटर इसकी हाइट है। और किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य के अंदर है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। राज्य पूछेगा तो कहाँ पर भैया? तमिलनाडु के अंदर है। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस भारतीय राज्य का दरबारी कवि था? तो भैया किनके दरबारी कवि थे ये? तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, हर्षवर्धन का भैया वंश क्या था? तो वर्धन वंश। कौन सा वंश था भैया? तो वर्धन वंश था। ठीक है, और वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? अगर इनकी संस्थापक की बात करें तो पुष्पभूति। कौन थे भैया? पुष्पभूति क्या थे? वर्धन वंश के संस्थापक थे। राजधानी कहाँ थी? तो पहले तो भैया ये थानेश्वर। ठीक है, इनकी राजधानी पहले कहाँ थी? थानेश्वर थी। और थानेश्वर कहाँ पड़ता है भाई? हरियाणा के अंदर पड़ता है। उसके बाद राजधानी कहाँ बदली गई? तो कन्नौज। ठीक है, फिर कहाँ ले गई राजधानी? ये कन्नौज के अंदर ले गए, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है भैया। ठीक है, हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन भैया 600 कब तक भाई? 606 से लेकर 647 तक हर्षवर्धन का कार्यकाल रहा। इनका जन्म कब हुआ? तो हर्षवर्धन का जन्म 590 कब भैया? 590 ईस्वी में हुआ। और गद्दी पर भैया कितने वर्ष की अवस्था में बैठे? तो 16 वर्ष की अवस्था में ये गद्दी पर बैठे। इनके पिता कौन थे? तो प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन भैया किनके पिता थे? तो हर्षवर्धन के पिता थे। माता कौन थी? यशोमती इनकी माता थी। कौन थी? यशोमती। ठीक है, इनकी माता थी। ठीक है, हरिशरण भैया किनका दरबारी था? तो हरिशरण जो समुद्रगुप्त के दरबारी थे। किसके थे भाई? समुद्रगुप्त के दरबारी थे। ठीक है, हर्षवर्धन के समय हेनस्वांग हेनस्वांग भैया चीन से आया था। हेनस्वांग कब से कब तक भारत में रहा? तो 630 से लेकर 645 तक हेनस्वांग भारत के अंदर रहा। लगभग 15 वर्ष तक ये भारत के अंदर रहा। ठीक है, इसकी एक फेमस बुक है सियुकी। ठीक है, इसकी कौन सी फेमस बुक है? सियुकी है। और इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? तो हेनस्वांग को कहा जाता है। इतने फैक्ट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा, मंत्री परिषद में कौन एक प्रकार का मंत्री नहीं है? तो भैया कौन नहीं है? तो प्रत्यक्ष मंत्री एक प्रकार का मंत्री नहीं है। अगर क्रम की बात करें तो सबसे पहले भैया संघ मंत्री आते हैं, जिनको हम कैबिनेट मंत्री के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद कौन से आते हैं भैया?
राज्य मंत्री आते हैं और फिर कौन से आते हैं भैया, उप मंत्री आते हैं उसके बाद। ठीक है, सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री आते हैं। इतने फैक्टों को हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन की बात करें, इनमें से इनमें से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई। तो कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई महात्मा गांधी द्वारा, तो भैया गोल्डन थ्रेशोल्ड नहीं लिखी गई। किसने लिखी थी, सरोजिनी नायडू ने। किसके द्वारा लिखी गई है, सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई। कौन सी पुस्तक, गोल्डन थ्रेशोल्ड। ठीक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम और इंडियन होम रूल और नेचर क्योर, ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई। महात्मा गांधी जी ने भैया और कौन सी बुक लिखी, इनकी फेमस बुक थी एक, माई लाइफ इज माई मैसेज। ठीक है, और एक थी भाई की टू हेल्थ, की टू हेल्थ, इन्हीं की एक फेमस बुक है। सरोजिनी नायडू की बात करें तो ये प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी 1925 कानपुर अधिवेशन की। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजिनी नायडू कब बनी, 1925 में बनी, कानपुर अधिवेशन की। भैया द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी, तो सरोजिनी नायडू बनी। और कहाँ की, उत्तर प्रदेश की ये राज्यपाल बनी। इनके द्वारा कुछ बुकें लिखी गई, जैसे कि द ब्लेज सॉन्ग, द वर्ड ऑफ टाइम, और कौन सी भाई, ब्रोकन विंग्स, किनके द्वारा लिखी गई, तो ये सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई। इतने फैक्ट हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों का प्रख्यापित करने की शक्ति किसको प्राप्त होती है। तो किसको होती है भैया, भारत के राष्ट्रपति को होती है। किसको, भारत के राष्ट्रपति को होती है। राज्य में अध्यादेश की शक्ति किसमें निहित होती है, तो राज्यपाल के अंदर होती है। किसमें निहित होती है भैया, राज्यपाल के अंदर। और आर्टिकल भैया क्या है, आर्टिकल, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 213 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में। ठीक है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किसमें दी गई है, आर्टिकल 72 में दी गई है। और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किसमें है भैया, आर्टिकल 161 में। ठीक है, राष्ट्रपति भैया 72 के द्वारा क्षमादान कर सकता है और राज्यपाल आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान दे सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, खरीफ की फसल इनमें से कौन सी है। तो कौन सी फसल भैया खरीफ की है, तो खरीफ की इनमें से फसल है कौन सी, तो जूट। ठीक है, जूट क्या है भैया, खरीफ की फसल है। बाकी मटर, जौ और गेहूँ और आलू, ये किसकी फसल है भैया, रबी की हैं। ठीक है, खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं भैया, चावल आते हैं। ठीक है, चावल आता है, कपास, ठीक है, कपास आता है, मक्का, बाजरा, ये सारी किसकी फसलें हैं भैया, खरीफ की फसल हैं। खरीफ की बुआई कब की जाती है भैया, तो जून से जुलाई में खरीफ की बुआई कराई कराई जाती है। और खरीफ की कटाई कब होती है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में खरीफ की कटाई होती है। रबी की फसल कब बोई जाती है, तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में रबी की फसल बोई जाती है और अप्रैल मई के बीच में रबी की फसल को काटी जाती है। ठीक है, जायद फसल भैया अप्रैल में बोई जाती है और जून में इसको काटी जाती है। जैसे जायद फसल में कौन कौन से आते हैं, जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब जायद की फसलें होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। तो कौन सा आर्टिकल कहता है भैया, आर्टिकल 141 के द्वारा कहा जाता है। आर्टिकल 140 में भैया क्या कहा गया है, आर्टिकल 140 में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियों के बारे में भैया किसमें बताया गया है, तो आर्टिकल 140 में बताया गया है। आर्टिकल 145 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 145 में सुप्रीम कोर्ट अदालत के नियम, सुप्रीम कोर्ट की अदालत के नियम किसमें बताए गए हैं, आर्टिकल 145 में बताए गए हैं। आर्टिकल 147 में क्या बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या किसमें होगी, 147 में होगी। और सुप्रीम कोर्ट की अदालत के नियम किसमें है भैया, 145 में है। और सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियों के बारे में किसमें बताया गया है, तो आर्टिकल 140 में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 143 में भैया सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को क्या करेगा भाई, परामर्श देगा। किसमें बताया गया है, आर्टिकल 143 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसके भंडार मुख्यतः तमिलनाडु के नेवेली में स्थित हैं भैया, किसके भंडार स्थित हैं नेवेली में, तो बात करते हैं हम लिग्नाइट, किसके हैं, लिग्नाइट के हैं। लोयक्स कहाँ सबसे ज़्यादा भैया, झारखंड के अंदर इसके भंडार हैं। कहाँ हैं, झारखंड के अंदर। ठीक है, लोयक्स झारखंड। और भैया बॉक्साइड उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर बॉक्साइड भंडार है। और तांबा भाई खेतड़ी की खान,
किसकी? खेतड़ी की खान कहाँ? राजस्थान के अंदर। कहाँ भाई? राजस्थान के अंदर। अभ्रक कहाँ भैया? अभ्रक भैया आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, अभ्रक आंध्र प्रदेश के अंदर। खनिज उत्पादन में पहला स्थान किसका है? खनिज उत्पादन में पहला स्थान भैया किसका है? तो उड़ीसा का है। किसका भी? उड़ीसा का है खनिज उत्पादन में पहला स्थान। कोयले में भैया किसका स्थान है? तो कोयले में झारखंड का है, ठीक है। किसका स्थान है? तो झारखंड का उत्पादन में स्थान है। तो इतने फैक्टों को हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अटल पेंशन योजना लाभार्थी बनने के लिए आयु मापदंड क्या था? तो भैया क्या है? 18 से 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष बताया गया। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की जाती है? तो इसकी शुरुआत जो होती है भैया कब होती है? 9 मई। कब? 9 मई 2015 में, ठीक है। और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया। पेंशन भैया, पेंशन कब मिलेगी? तो 60 वर्ष के बाद। जब आपकी आयु 60 वर्ष हो जाएगी तब पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जमा भैया कितने रुपए जमा करने होंगे पर मंथ? तो 210 रुपये भैया पर मंथ जमा करने पड़ेंगे। जैसे कि 297 या 1454 रुपये तक भी जमा करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी पॉलिसी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किसने अपनी करीबी सहयोगी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की थी? तो कौन थे भैया? उषा मेहता। कौन थे? उषा मेहता थे, ठीक है। इनके सहयोगी भैया कौन कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया, ठीक है। इनके सहयोगी और कौन थे? राम मनोहर लोहिया थे। और कौन थे भैया? तो अच्युत पटवर्धन इनके क्या थे भैया? सहयोगी थे। अगले क्वेश्चन आगे बात करते हैं। भीकाजी कामा। भीकाजी के कामा भैया पहली बार झंडा इन्होंने फहराया था कब? 1907 में। भैया 1907 में कहाँ फहराया था? स्टुगार्ड। कहाँ पर भैया? स्टुगार्ड जर्मन में, यानी जर्मनी के अंदर इन्होंने सबसे पहले क्या फहराया? झंडा फहराया था। कब फहराया था? तो भैया जर्मनी में 1907 को फहराया था। अगली बात करें लक्ष्मी सहगल की। तो लक्ष्मी सहगल भैया सुभाष चंद्र बोस आर्मी के सदस्य थे। लक्ष्मी सहगल कौन थे भैया? सुभाष चंद्र बोस आर्मी के सदस्य थे, ठीक है। सरोजिनी नायडू की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है। भारतीय महिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन बनी? तो सरोजिनी नायडू बनी। कब बनी? 1925 में बनी। कलकत्ता के बागान में 1906 में भी झंडा फहराया गया था, ठीक है। कलकत्ता के कहाँ पर भैया? बागान में 1906 में भी झंडा फहराया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ भाई? तो 8 अगस्त। कब भाई? 8 अगस्त 1942 को। कब? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ईश्वरी प्रसाद का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो किस नृत्य से संबंधित है इनका? तो कथक। किससे भैया? कथक से इनका संबंध है। मणिपुरी भैया, मणिपुरी से किसका संबंध है? तो बिंबावती और कलावती देवी का। किसका भैया? कलावती देवी का। और किसका संबंध है भैया? तो बिंबावती का, ठीक है। गौरी शंकर देवी लाल का संबंध भाई कथक से भी है, ठीक है। और वैजनाथ प्रसाद जिनको लच्छू महाराज भी कहा जाता है उनका भी संबंध किससे है भाई? कथक से संबंध है। भरतनाट्यम भैया, भरतनाट्यम से किसका संबंध है? तो एस के सरोज। किसका? एस के सरोज का संबंध है। और अनिता रत्नम का भी संबंध है। कथकली से शांताराव किसका भैया? कथकली से किसका संबंध है? तो शांताराव। और किसका संबंध है भाई? कुमारन नायर का भी संबंध किससे है भाई? कथकली से संबंध है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो भैया कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय थे। कौन थे भाई? शाह आलम द्वितीय थे, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ भाई? तो पहला जो युद्ध होता है कब होता है? तो 21 नवंबर। कब होता है भाई? 21 नवंबर 1526 में होता है। कब होता है? 21 नवंबर 1526 में होता है। किस किस के मध्य होता है ये? तो बाबर और इब्राहिम के मध्य। किसके भाई? बाबर और इब्राहिम के मध्य होता है, ठीक है। दूसरा युद्ध कब किया जाता है? सेकंड जो वॉर होता है 1556 में। कब होता है भाई? 1556 में दूसरा पानीपत का युद्ध होता है। और भैया किन 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 के मध्य होता है? अकबर और हेमू के मध्य होता है, ठीक है। किस किन के मध्य होता है? अकबर और हेमू के मध्य होता है। मुगलों के दौरान सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा? अगर अकबर की बात करें, सबसे पहले मुगल शासक कौन? अकबर, ठीक है। अकबर की बात करें तो अकबर का जो कार्यकाल रहा 1556 से लेकर कब तक रहा भाई? 1605 तक। किसका शासनकाल रहा? अकबर का। औरंगजेब का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो औरंगजेब की बात करें, इनका जो शासनकाल रहता है 1658 से लेकर कब तक भाई? 1707 तक किसका शासनकाल रहता है? औरंगजेब का रहता है।
और शाह आलम द्वितीय का, शाह आलम का भैया शासन कब से कब तक रहता है, तो 1760 से लेकर और कब से भाई 1806 तक। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा शासनकाल किसका रहता है, तो अकबर का, दूसरे पे औरंगजेब का और तीसरे पे शाह आलम का रहता है। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध भैया कब होता है, 14 जनवरी 1761 को। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। सदस्य शिवराय जो कि मराठों और अफगानी की तरफ से कौन, अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में भैया ये युद्ध होता है। मराठों की तरफ से कौन होते हैं, तो सदस्य शिवराय होते हैं, और अफगानी की तरफ से कौन होते हैं, अहमद शाह अब्दाली होते हैं। तो इतने फैक्टों को हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था, तो कौन सा देश था पहला, तो सोवियत संघ। पहला देश कौन था भैया, सोवियत संघ था। पंचवर्षीय योजना भी कहाँ से लिए हैं भैया, तो सोवियत संघ के द्वारा लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों को भैया किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया भैया, तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा जाता है, तो 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। और इसमें क्या कहा गया भैया, 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। इस बात को किसमें कहा गया है, 11वां जो संविधान संशोधन होता है, सॉरी 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, ये जोड़ा जाता है और इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई, तो किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। 1 अप्रैल 1989 में राजीव गांधी द्वारा। ठीक है, कब शुरू की गई, तो 1 अप्रैल, ठीक है 1 अप्रैल 1989 में किसके द्वारा, राजीव गांधी जी के द्वारा ये शुरू की जाती है, क्या, जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। आशा करता हूँ आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।